अली साहब ने मुझे ऑफ़र किया था कि मेरी एनएक्सी में तुम रहना चाहो तो रह लो, लेकिन मैं उनके स्टूडियो में कोई 1.5 साल रहा, लाहौर में एवेन्यू स्टूडियो में। शायद मेरा कोई बोलने का उठने का अंदाज़ या ऐसा कुछ था कि प्रोड्यूसर्स मुझे रिसीव बड़ी आसानी से कर लेते। मुझे नहीं समझ आती कि हम थोड़ी सी अगर ऑर्गेनाइज्ड हो जाए ना, पाकिस्तान में इंडस्ट्री या मीडिया जिसको कहना चाहिए, फिल्म इंडस्ट्री किसी हद तक है। फिर मुझे इस फील्ड में आने के रिग्रेट्स नहीं है, बिल्कुल टोटली नहीं। मैं आई एम वेरी प्राउड। कबीर खान और रूही बानू और मैं, ये ट्रायंगल था। अमजद इस्लाम अमजद ने लिखा था और कंबर अली शाह ने किया। शफ़ी मोहम्मद के साथ मेरी बहुत सी मुलाकातें थीं, लेकिन पहली मुलाकात मुझे याद है कि मैंने जब उसको लाहौर बुलाया और कहा कि तुम मेरा एक पायलट ड्रामा कर दो, तो कहने का ठीक है, पहुंच गया। जब वो स्टूडियो में आए तो उससे पसीने बहुत आ रहे थे और कुछ वो अजीब सा, कुछ हवनक सा लग रहा था। मैंने कहा शफ़ी क्या हुआ? कुछ नहीं मिज़ू आपा, कुछ नहीं मिज़ू आपा। और उसने वो ड्रामा किया और ड्रामे के बाद मुझे पता लगा कि वो 102 बुखार में घर से उठ के आया था, सिर्फ इस डर की खातिर कि मैं मिज़ू आपा को ना नहीं कर सकता। और वो पायलट रिकॉर्ड हुआ, वो पायलट अप्रूव हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ क्या ना हुआ। और फिर जब कराची में मैंने बैठ के उसका शो रिकॉर्ड किया, मैंने उसको याद कराया कि ना आपसे मुझे बड़ा डर लगता था। और मैं उसे कहते शफ़ी कोई अपना वज़न कम कर लो, इट्स नॉट गुड फॉर यू मैन। हाँ मिज़ू आपा बस करूँगा। जल्दी चला गया शफ़ी मोहम्मद। बैंक की मुलाजमत, इंटरनेशनल रिलेशंस मास्टर्स, LLB, ड्रामा, बिल्कुल ठीक। इन चारों में से कुछ तो गलत होगा या सब सही है? हाँ नहीं, इनमें से सब सही है, बल्कि मैं समझता हूँ कि एकेडमिक्स में मैं वीक था। पढ़ाई लिखाई में मतलब अच्छा मीन्स कि कोई एज और बीज नहीं थे। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ टीवी वाले कहते हैं कि इसमें कुछ ग्रेड्स वगैरह हैं मेरे पास। आप क्या समझती है? मैंने चूंकि तुम्हें कास्ट भी किया हुआ है, तुम्हारे साथ काम भी लिया हुआ है, तुमसे काम लिया तो जो मुझे मालूम है, लेकिन सही मायने बता रही हूँ। हाँ, बैंक से तुम कैसे निकले और यहाँ? बैंक से मैं निकला, मैं उधर सांगड़ साइड पे मैनेजर था। वहाँ मेरे कुछ दोस्त हुए बैंक के हवाले से ही। अली साहब उनके दोस्त थे, तो मुझे शौक़ था काम करने का। तो उन्होंने कहा कि चलो हमारे साथ, हम जाते हैं साल में 1-2 दफ़ा बाय रोड, तो चलते हैं। खैर मैं चला गया। तो अली साहब ने कहा कि तुम, अब ये मोहम्मद अली साहब की बात करो। जी। तो उन्होंने कहा कि तुम, ये तो नहीं हो सकता कि तुम हैदराबाद में बैठे हो या सांगड़ में बैठे हो, तो ये तो मुमकिन नहीं है, उसके लिए तुम्हें आके रहना पड़ेगा। मैं आया, लॉन्ग लीव लिखी, इंतज़ार ही नहीं किया कि मंजूर हो या ना हो, छोड़ के चला गया। फिर वहाँ अली साहब ने मुझे ऑफ़र किया था कि मेरी एनएक्सी में तुम रहना चाहो तो रह लो, लेकिन मैं उनके स्टूडियो में कोई 1.5 साल रहा, लाहौर में एवेन्यू स्टूडियो में। तो गया मैं फिल्म एक्टर बनने था, अब बन गया टीवी का एक्टर। अब उसके बाद जब देखा कि वहाँ दाल नहीं गल रही, क्योंकि मैं भी, अली साहब ड्राइव करते थे, मैं आगे उनके साथ बैठता था। अब वो अली साहब को जितनी रिस्पेक्ट देते थे उसी की तरह से मुझे भी वो करते थे। अब फिल्म वाले मेरा ख्याल है इस तरह से यूज टू नहीं है कि एक एक्टर को तो कर रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ एक एक्स्ट्रा है और उसको भी वो मतलब दिस इज माय ऑब्जर्वेशन। तो वो नहीं मिला काम। तो एक दिन फिर ठाकुर साहब आए, गीत माला उस जमाने में प्रोग्राम शुरू हुआ था, तो अली साहब का और ज़ेबा भाभी का करने के लिए, तो उन्होंने फिर, उससे पहले MNH को उन्होंने ख़त लिख के दिया था मुझे। एक मोहब्बत सौ अफसाने में एक प्ले मैंने किया था। तारुफ़ी ख़त आपका? अब मेरा जी हाँ, तारुफ के हवाले से। लेकिन उसमें फिर मेरा चूँकि बोलने का अंदाज़ वही सिंधी एक्सेंट था, उसमें बहुत ज़्यादा नुमायाँ। तो फिर निसार साहब ने मुझे कहा कि तुम रेडियो पाकिस्तान
में जाओ, वहाँ प्रोड्यूसर्स वगैरह हैं, वो तुम्हारी ज़बान ठीक करेंगे। लेकिन वहाँ तो मेरा जाना नहीं हुआ, लेकिन ठाकुर साहब खुद इतनी अच्छी उर्दू बोलते थे, आबिद अली इतनी अच्छी उर्दू बोलते हैं, और उस्मा आपा बहुत अच्छा, वो तो खैर उनके लिए तो मशहूर है ना कि वो कीमा उठा के नहीं देती जब तक कि कीमा ना कहा जाए। अच्छा, ये मुझे नहीं मालूम। अच्छा, वो उनसे, हाँ, वो टेबल पे अगर आपने कहा ना जरा ये कीमा पकड़ाइए, तो कहेंगे बेटा ऐसा तो कोई डिश नहीं है, यहाँ पे तो ऐसी कोई डिश नहीं। तो अब उनकी सोहबत में रह के तो फिर ठाकुर साहब भी टोकते थे, उस्मा आपा भी हंसते भी थे, तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी पीज एंड क्यूज ठीक हो गए। जी हाँ, शीन काफ दुरुस्त हो गया, तुम उर्दू बोलने लगे। फिर जाहिर है हमने भी तुम्हें बहुत सारा, तो उसके बाद फिर वो सिलसिला चल पड़ा। अच्छा, लाहौर टीवी ने मुझे जिस तरह से रिसीव किया ना, वो बहुत कमाल था, क्योंकि शायद एकेडमिक्स होने की वजह से, या थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा भी था, सिंधी लिटरेचर पढ़ा था, उर्दू के कुछ नॉवेल्स पढ़े थे, कुछ अंग्रेज़ी पढ़ी थी के नॉवेल्स पढ़े थे, तो मैं अब रिट्रोस्पेक्ट में सोचता हूँ तो शायद मेरा कोई बोलने का, उठने का अंदाज या ऐसा कुछ था कि प्रोड्यूसर्स मुझे रिसीव बड़ी आसानी से कर लेते। मतलब आप भी कितने, हमने वो बच्चों के खेल किए हैं, या वो तनवीर साहिबा होती थी, वो भी बच्चों के कुछ खेल करती, फिर शहजाद खलील, फिर शहजाद साहब, ठाकुर साहब से तो चलो एक इंट्रोडक्शन हुआ अली साहब के हवाले से, तो वो बड़ी रिसेप्शन थी मेरे हवाले से। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब उन प्रोड्यूसर्स को याद करता हूँ तो मुझे लगता है कि जैसे उनके साथ पहले से मुलाकात थी, या मैं उनका कोई दोस्त था, तो इस तरह से उन्होंने मुझे किया। और फिर ये चीज़ का ख्याल भी करना कि प्ले में अगर किसी में गुंजाइश नहीं है तो वो गुंजाइश निकाल लेने की, चलो यार ये यहाँ पड़ा हुआ है तो इसका कुछ खर्चा ही निकल आए। मतलब इस लेवल पे भी मुझे प्रोड्यूसर्स ने हेल्प किया है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो तुमने, यानी एक तरह से तुम्हारी ग्रूमिंग या ट्रेनिंग लाहौर सेंटर, मेरा ख्याल है कि अगर लाहौर सेंटर ना जाता मैं, तो शायद मैं यहाँ एक्टर नहीं बन सकता था, क्योंकि यहाँ पे 2 दफ़ा मैं कास्ट हुआ था सिंधी प्ले में। एक दफ़ा तो किसी तरह से उन्होंने डेवड़ी में खड़ा करके, वो स्क्वायर्स बनी हुई एक डेवड़ी थी उसमें, ताकि वो बहुत ज़्यादा नर्वस था मैं खुद मानता हूँ। दूसरी दफ़ा मुझसे बोला नहीं गया, तो उन्होंने किसी तरह से, हाँ, तो उन्होंने कहा जी ठीक है, बिल्कुल हो गया। फिर मैंने जब वो प्ले देखा तो उसमें मेरी जगह पे कोई और था, तो मुझे एक अपनों से होता है ना, वो एक कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाता है। अब लाहौर में मुझे कोई नहीं जानता था, तो ये अच्छा, फिर लाहौर में बहुत आर्ट का माहौल है वहाँ। अच्छा, वहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि लाहौर का जो बंदा है ना, वो भी कोई ना कोई जुमला देने के चक्कर में होता है, चाहे वो मज़ाही हो, चाहे कोई इंटेलेक्चुअल हो। मतलब वहाँ एक ये ऐसा माहौल है कि वो क्या कहना चाहिए कि जो लॉग हो ना, उसको भी कोई शेप कर देते हैं कि तराश खराश वहाँ बहुत ज़्यादा होती। तो लाहौर में जो माहौल है, आर्टी कहना चाहिए या जो भी कहना चाहिए, तो वो बहुत ज़्यादा है, और खुला डुलापन बहुत ज़्यादा है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, कोई भी किसी से बात कर सकता है, कोई किसी को कुछ भी कह सकता है, बुरा भला भी कह सकता है, ये नहीं गाली गलौज भी, हाँ, बुरा भला भी कह सकता है। तो मतलब माहौल में एक खुलापन है। उस खुलेपन की वजह से मेरा ख्याल है कि मेरी ग्रूमिंग बेहतर हुई, यहाँ नहीं हो सकती थी उस वक्त, क्योंकि यहाँ मैं, हाँ, क्योंकि मैं काफ़ी कॉम्प्लेक्स था उस वक्त से। हाँ, ड्रामा मिला, तुमने कहा तुम्हें ड्रामा का शौक था उस वक्त जब बात हो रही थी। शौक क्या होता है? शीशे के सामने शौक होता है, सुनने का शौक होता है, देखने का शौक होता है, बोलने का शौक होता है, फिल्में देखने का शौक होता है, क्या शौक? हाँ, क्या चीज़? फिल्में देखने का शौक था। मैं शुरू के 9 साल पैदाइश के बाद कराची में रहा हूँ। उसके बाद बाबा रिटायर हुए तो फिर हम गाँव चले गए, फिर 6-7 साल रहने के बाद फिर हैदराबाद आ गया। तो इस तरह से यहाँ जब था 9 साल के दौरान, तो भी कोई मतलब जिद नहीं छोड़ता था कि नहीं मैंने जाना है फिल्म देखने। फिर चाहे फिल्म में मुझे नींद आए या कि छोटा था ज़ाहिर। फिर गांव में भी फिल्में,
और तो कोई एंटरटेन का जरिया उस वक्त था नहीं। रेडियो था थोड़ा बहुत, मैगजीन एक मेरी बड़ी बहन थी, वो एक मैगजीन नई ज़िंदगी निकलता था यहाँ से कराची से सिंधी का, वो मंगवाती थी। उनको नावल का शौक़ था पढ़ने का, वो भी मैंने इसी हवाले से पढ़ा, अखबार वगैरह। तो अखबार अफसानों के और नावल से थोड़ा ड्रामे का शौक़ डेवलप हुआ, फिर फिल्मों से हुआ। मुझे याद है मैं 7th या 8th में था, तो वो एक छोटा सा डब्बा आता था कैमरा, उससे मेरी एक तस्वीर निकली हुई थी अच्छी खासी, मतलब मिड शॉट में, ब्लैक एंड वाइट में। तो मेरे कज़न ने मुझे एक टी शर्ट दी थी ग्रीन, उस पे 3 पट्टियाँ, एक काली, फिर ग्रे, फिर सफ़ेद। तो उसमें मैंने शर्ट में वो तस्वीर खिंचवाई थी, जो मुझे उस शर्ट की वजह से कलर नहीं थी, ब्लैक एंड वाइट थी। तो वो मैंने ख़त लिख के शबाब साहब को भेजी थी। फिर जब 1.5 साल में अली साहब के पास रहा उनके दफ्तर में, तो मेरे जैसे उस ज़माने वाले कई लड़कों के ख़त और उनकी तस्वीरें आती थी, और फिर मैं देखता था उनका क्या असर हुआ, तो मैं हंसता था कि मेरी भी तस्वीर ख़त के साथ यही कुछ हुआ होगा। इतना शौक़ था। इतना ज़्यादा शौक़ था। और फिर लाहौर स्टेशन ने आपको शफ़ी मोहम्मद बनाया? लाहौर स्टेशन ने बनाया, बिल्कुल, इसमें कोई शुबा नहीं। और उसके बाद फिर आप आगे बढ़े। शफ़ी, तुम्हारे साथ जितना भी मैंने तुम्हारा काम देखा है, आवाज़ का बहुत हाथ है तुम्हारे कैरेक्टर। मेरी हैदराबाद रेडियो पे जब ऑडिशन हुई थी, तो आबदा परवीन के मियाँ थे वहाँ, उस ज़माने में ऑडिशन करते थे। तो मुझे लगा कि वो चौंक गए हैं मेरी आवाज़ सुन के। उन्होंने एकदम, अभी मैंने जुमला पूरा जो मुझे पैसेज पढ़ना था पूरा नहीं किया, तो उन्होंने बीच में नहीं, आखिर के कहीं जगह पे उन्होंने एकदम से टॉक बैक पे कहा कि फिर पढ़ो। मैंने फिर पढ़ा, उन्होंने कहा फिर पढ़ो। 3 दफ़ा जब पढ़ा, तो उसके बाद जो लाइन में वहाँ दूसरे लड़के बैठे थे, किसी से कोई बात नहीं, खामोशी से मैंने देखा कि वो निकल के कहीं चले गए। फिर थोड़ी देर में मैंने देखा कि वहाँ स्टेशन डायरेक्टर जो थे, उनको लेके वो अंदर आए। तो मैंने किसी लड़के से पूछा, मैंने कहा ये कौन है? तो उन्होंने कहा स्टेशन डायरेक्टर है। तो फिर उन्होंने कहा कि तुम दोबारा पढ़ो। मैंने पढ़ा, मैंने कहा पता नहीं क्या है, मुझे तो पता नहीं था अपनी आवाज़ का। तो खैर वो ऑडिशन हो गई, अप्रूव हो गई। अब मैं, शेख साहब आगे, मैं पीछे। मैंने कहा सर मुझे बताएं, मुझे कब ड्रामा देंगे आप? तो उन्होंने कहा हाँ बाबा मिल जाएगा। ऐसे कैजुअली जैसे ट्रीट होते हैं लोग रेडियो में या टीवी में। तो उन्होंने तो फिर रूटीन में ही बस आ गया ना। तो इस हवाले से मुझे बाद में मुझे बताया अनवर सोलंगी ने कि शफ़ी तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है, और शेख साहब जाके डायरेक्टर साहब को बुला के लाए कि देखो ऐसी आवाज़ आई है। लेकिन एक्चुअली आवाज़, उस आवाज़ से मैं रेडियो पे कुछ नहीं कर सका। आई स्टिल से आई एम अ फेलियर इन रेडियो, क्योंकि टीवी में मुझे जो सपोर्ट मिलती है ना, हाथों की, बाजुओं की, मूवमेंट की, फेस की, जो मुझे दूसरे ये सारे ये जो है ना, ये टूल्स है ना, बिल्कुल, तो इन टूल्स की जो मदद मिलती है तो मैं रिलैक्स्ड होता हूँ, मेरी वॉइस भी फिर रिलैक्स हो जाती है। रेडियो में जब आप बंद के, क्योंकि वहाँ आप स्क्रिप्ट एक हाथ में उठा के और मतलब इशारों से वो करेंगे, तो सामने आपके दूसरे फनकार जो हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो इसलिए मैं जब रेडियो वालों से ये बात करता हूँ तो वो नहीं मानते, वो कहते हैं आप इंसारी से काम ले रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। यही आवाज़ घर में भी काम करती है? 6 बच्चे माशाल्लाह। हाँ, बीवी पे नहीं करती, बच्चों पे। बच्चों को मैं कहता ही नहीं हूँ कुछ, मतलब कभी कोई ऐसी बात हो तो बग़ैर गुस्से के, या मैं उनको कहता हूँ एक सजेशन है मेरी तरफ से, लेकिन माँ ने उनको अच्छा संभाला हुआ है। एक्टर की ज़िंदगी मुश्किल ज़िंदगी यूँ होती है कि वक्त आपका अपना नहीं होता। सुबह आ जाएं, शाम आ जाएं, दोपहर आ जाएं, अब रात की रिकॉर्डिंग है, अब दिन की एडिटिंग है, डबिंग है, जो कुछ भी होता है, उसमें फिर जो दूसरा पार्टनर होता है
उस पर बहुत भारी जिम्मेदारी आ जाती है, बहुत ज़्यादा। और अपने तय भी एहसास होता है कि शायद हम भी पूरा इंसाफ नहीं कर रहे। तुम्हारे साथ ऐसा होता है? हाँ बिल्कुल होता है, इसलिए कि बच्चे मुंह भर के कह देते हैं कि कभी, क्योंकि वो देखते हैं कि मैं मसरूफ़ रहता हूँ, तो फिर जब वो कह देते हैं कि आज बाहर जाना है या आज ये काम होना है, तो फिर वो काम उस दिन होना है। अगर नहीं होना तो खट से किसी ने कह देना है कि पहले ही आप हमें टाइम नहीं देते। तो ये है सारी, ये एक्चुअली मुझे नहीं समझ आती कि हम थोड़ी सी अगर ऑर्गेनाइज्ड हो जाए ना, पाकिस्तान में इंडस्ट्री या मीडिया जिसको कहना चाहिए, फिल्म इंडस्ट्री किसी हद तक है फिर भी, लेकिन अब वो भी, उसमें भी मैंने सुना है कि रात की शिफ्टें लेट नाइट की चलती हैं, प्रेशर होता है कि जी पैसे जो लगाए हैं वो फिर जल्दी वापस आ जाए जो भी। लेकिन हमारे यहाँ तो ऑर्गेनाइजेशन है, हो सकती है, उसको अगर हम थोड़ा सा बेहतर कर लें अपने। मैं एक पिछले दिनों रिकॉर्डिंग कर रहा था, वो मुझे 2 बजे बुलाते थे, 3 बजे बुलाते थे। मैं उनको कहता था एक काम करो, मॉर्निंग इम्प्रूव कर लो, क्योंकि फिर मेरे साथ 7-8 बजे के बाद फिर मैं डल होना शुरू हो जाता हूँ। थक भी जाता है आदमी, थकता। 3 बजे देखे ना, मेरी तो रूटीन 9 बजे से शुरू हो गई ना, मैं तो 2 बजे तक खपता रहा, फिर मैं आ गया रिकॉर्डिंग पे। फिर 7-8-9 बजे के बाद ये पता हो ना कि 9 बजे ख़त्म हो जाएगी तो आप डल नहीं होते, लेकिन ये पता हो कि जी वो 12 बजे तक करना चाहते हैं, तो फिर मैं थोड़ी सी जिद करके मैं कहता हूँ मुझे प्लीज़ छोड़ दें, आप किसी और का सीन कर लें। तो ये ज़रूर होता है, ज़ाहिर है थोड़ा सा वक्त देना पड़ता है। ये बताओ शफ़ी कि अब तुम जब बन गए शफ़ी मोहम्मद माशाल्लाह और नाम भी हो गया, तो एक ज़ाती ज़िंदगी का थोड़ी सी कुर्बानी देनी पड़ती है। अपनी ज़िंदगी अपनी नहीं रहती, बाहर जाएंगे लोग पहचानेंगे, स्लीपर पहन के नहीं जा सकते, नहीं शलवार कुर्ते में ऐसे उठ के चलो भी ले आते हैं, ज़रा सा सौदा ले आए, दूध ले आए जाके, मुश्किल होती है। लेकिन क्या रास्ते खुलते भी हैं? कुर्बानी के दोनों पहलू हैं। बहुत जी, रास्ते बहुत खुलते हैं, आपको इज़्ज़त बहुत मिलती है, प्यार बहुत मिलता है आपको। आपकी ज़िंदगी में अगर बचपन में न मिला हो मसलन जिसको प्यार, तो उसकी ज़िंदगी बन जाती है। लेकिन उसके साथ हैज़र्ड भी हैं बहुत ज़्यादा, आप लोग बाज़ औक़ात नास्टी हो जाते हैं। फिर ये कि उन्होंने आपको इतना करीब से और इतना पसंदीदगी से देखा होता है कि वो लगता है उनको कि ये तो हमारा फ्रैंक दोस्त है, वो फिर तू तड़ा से भी बात शुरू करते हैं। तो बंदा कहता है भाई मैं आपको नहीं जानता। और फिर ये कि मसलन जैसे मेरे साथ हुआ, मैं पिछले काफ़ी अरसे से ज़रा गेन कर लिया, तो उस पर भी कमेंट आ जाता है। तो वो एक्चुअली वो कर अपनी फ्रैंकनेस में रह रहे होते, प्यार में या फ्रैंकनेस में कर रहे होते, वो कोई बदतमीजी नहीं करना चाहते या नास्टी नहीं होना चाहते, लेकिन आपको फिर थोड़ा सा वो फील होता है। और बाकी मेरा ख्याल है कोई ज़्यादा घर वालों को, ज़ाहिर है मैंने जब शादी की थी तो मेरी बीवी को पता था कि मैं एक्टर हूँ और किस तरह का एक्टर हूँ या क्या हूँ। ऐसा कोई लंबा चौड़ा स्कैंडल भी मेरी ज़िंदगी में नहीं था। बाद में एक छोटा सा स्कैंडल आया था, लेकिन शी न्यू अबाउट दैट। तो मैं नहीं समझता कि उस हवाले से, हाँ ये हो कि मैंने कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट लेके किसी की बात की हो तो वो उससे शायद अनॉय हुई हो कोई एक आध दफ़ा, लेकिन वो फिर क्लियर हो जाता है कि भाई अभी ऐसा तो नहीं है ना, कि क्योंकि एक शख्स जब शो बिजनेस में और एक नहीं है तो उसको साथ लेके चलना पड़ता है। जी, शो बिजनेस में नहीं है और शो बिजनेस के तकाजे उसको समझाने पड़ते हैं। ये बताओ कॉमेडी नहीं की तुमने? कम की? कॉमेडी मैंने की है, बल्कि शुरू में तो कौर आफ्ताब साहब ने एक प्ले करवाया था, नादिया नाम की लड़की, और उसके बाद फिर मैंने नहीं किया। लेकिन कम की है, क्यों? क्या लोगों ने कास्ट नहीं किया या तुम्हारे जुस्से की वजह से, आवाज़ की वजह से? कॉमेडी की टाइमिंग नहीं है मेरे पास। अच्छा, खुद मानते हो? मैं खुद मानता हूँ नहीं है टाइमिंग मेरे पास कॉमेडी की। फिर मैंने यहाँ जलाली साहब का एक प्ले किया, उसमें भी मैंने देखा कि नहीं। फिर मैंने एक यहाँ सिंधी में ट्राई किया, उसमें भी मैंने देखा नहीं। फिर अभी पिछले 3-4 सालों में अनवर मकसूद ने इतना मुझे कन्विंस किया कि फाइनली मैं भूल गया कि मैं नहीं कर सकता और मैं कर बैठा।
उसके आखिरी एपिसोड में मुझे बीवी की शॉपिंग करने पेरिस जाना था। मैंने 5वें एपिसोड में हाथ बांधे अनवर मकसूद को, मैंने कहा मुझे पेरिस भिजवा दो, और आखिरी एपिसोड में वापस बुलवाना। पहले भिजवा दो। हाँ, तो नहीं होता। नहीं संजीदगी का रोल जिसको ड्रामा कहते हैं, जी हाँ, वो आपको स्ट्रेट एक्टिंग जिसको तुम कहते हो। तुम्हारे साथ एक शायद पिछले सालों में ज़रा ज़्यादा एक वडेरे का, एक जाबर भी नहीं कहना चाहिए, एक सख्त मिजाज शख्स का, किरदार का एक नत्थी हो गया है किरदार। ठीक, जान के हुआ है, टाइप कास्ट हो गए हो? नहीं, वही आता है, मैं नहीं मान सकती। नहीं, मैं आपको, हाँ, मतलब ये कि एक्चुअली मैंने चांद ग्रहण में पहला वडेरा किया है, उससे पहले मैंने वडेरा नहीं किया। अच्छा, वो असगर नदीम सैयद ने उस वडेरे को लिखा ही इस तरह है कि उस पे कोई भी वो कैरेक्टर करता तो उसको समझने के, अंग्रेज़ को भी बुला के आप वो दे देना तो उसको स्टडी करने नहीं जाना पड़ेगा कि ये वडेरा क्या हो सकता है, इतना क्लियर है वो अपने वडेरे के बारे में। जब वो लिखा हुआ इतना अच्छा हो तो फिर जाहिर है एक्टर के लिए तो हलवा है ना। बिल्कुल। उसके बाद मैंने एक अर्बन रोल किया आँच में, ठेकेदार का। अब उसमें शलवार कमीज जरूर थी मुझे, उसमें वडेरा नहीं था। वडेरा नहीं था, लेकिन बिजनेसमैन लेकिन सख्त मियाँ था। सख्त कहाँ था, इतना अच्छा तो मियाँ था। मारता है बीवी को आँच में? हाँ। नहीं, एक तो छोड़ के चली जाती है, बच्चे छोड़ के, और दूसरी जो है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होता और खुद ही नाराज होकर चली जाती, और फिर आखिर में वो कोई ऐसा तरीका निकालता है वो बच्चों को टोकता है, लेकिन बीवी के सामने नहीं। अच्छा, उसके बाद मेरा ख्याल है शायद तलाश में या किसी में, तलाश में मैं सियासतदान बनाऊं। अब उसका बैकग्राउंड भी जो है वो फ्यूडल है, लेकिन उसमें सूट शूट डाले हैं। अब वो अपनी जगह है, लेकिन वो एक चल पड़ा। हाँ, चल इसलिए पड़ा कि मैं समझता हूँ शायद वो चांद ग्रहण वाला वडेरा जो है ना, वो मुझसे कोई इतना ठीक हो गया जितना सैयद ने लिखा था, या उसके कहीं करीब करीब वो हो गया। लेकिन मेरे जो बेसिक जो प्लेज हैं मैंने किए हैं इस वडेरे के बाद, नहीं, वडेरे के बाद मुझे कोई ऐसा रोल नहीं मिला, उससे पहले किए। अधूरी कहानी है, फिजिकली मेंटली रिटार्टेड, छप्पर छाँव है जिस पे पहला मुझे 85 में अवार्ड मिला पीटीवी का, उसमें वो एक टांग से वो लंगड़ा है और नैयर कमाल साथ है। एक प्ले मैंने किया उससे पहले, वो टाइपराइटर के नाम से मशहूर है, वो कमरे में टाइपराइटर बजता रहता है और मियाँ साहब बाहर चले जाते, वो मेरा डिफरेंट है। फिर मैंने एक गोरकुन का रोल किया सोने का भाव के नाम से। फिर मैंने लॉन्ग प्ले गुलाम किया। अब जब इन पे नजर डालते हैं ना, ये चूंकि एक एक है ना प्लेस, तो और सीरियल्स नहीं है, तो वो शायद याद भी नहीं है, और लोग या कुछ भूल भी गए हैं। अब मैं देखो कोशिश करूंगा कि मैं उन कैरेक्टर्स को दोबारा लिखवा के, या जो इस वक्त मेरी एज के हिसाब से सूट करेंगे, तो वो मैं शायद दोबारा सोच रहा हूँ कि किए जाए, उनको किए जाए। तो शफी मोहम्मद खुद तो सख्त इंसान नहीं है कि है? नहीं, मैं दुम पे पैर तक रखने देता हूँ, जब आ जाता है पैर तो फिर चीखता हूँ, इससे कम पे नहीं। मैं वैसे ही किसी को न टोकता हूँ न किसी पे तनकीद करता हूँ। कोई बहुत ही करीबी हो या कोई मशवरा मांग रहा हो तो उसको तनकीदी जायज़ा तो बताया जा सकता है कि इससे ये होगा, इससे ये होगा, लेकिन मैं यूजुअली किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करता, मैं किसी की एक्टिंग को क्रिटिसाइज़ नहीं करता। और हाँ, ये है कि अगर कोई पूछे कि इसको मैं क्या करूं तो वो मैं तो राय देने वो मूड सिर्फ बताने की हद तक करके नहीं दिखाता, मैं मूड बताने या जो इंटरप्रिटेशन मुझे उसमें से समझ आती है उसको मैं कहता हूँ कि भाई इसमें ये इंटरप्रिटेशन निकलती है, अब इसके हवाले से एक्सप्रेशन सोचोगे तुम कैसे इसको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करोगे। शफी मोहम्मद डायरेक्टर के लिहाज से कैसा एक्टर है? सुनता है, अपनी सोच डालता है, अपनी मर्जी करता है, बहस करता है, तनकीद करता है, समझता है रोल को? हाँ, कोई लोग कहते हैं ना ये
ही इज एक्टर्स डायरेक्टर्स एक्टर, कि जिस तरह एक डायरेक्टर कहेगा उस तरह मैं बिल्कुल मैं डायरेक्टर की अप्रोच को सबसे पहले रखता हूँ, वो जूनियर हो चाहे सीनियर हो। एक दफ़ा मैंने हाँ कर दी जूनियर के साथ काम करने की, फिर मेरा काम नहीं है इंटरफेयर करना, मैं उससे ज़रूर पूछता हूँ। मैंने पिछले दिनों अशफाक साहब का एक प्ले किया, ज़्यादा दिल ज़्यादा, जब रिपीट हुए, तो उसमें मैंने नजम से कहा, मैंने पिछले 6-7 सालों में दिमाग में भूसा भर लिया है, मेरा दिमाग काम नहीं करेगा, मेरे साथ बैठ जाओ प्ले लेके, क्योंकि ये प्ले एक दफ़ा पहले हो चुका है, बिल्कुल तो मतलब ये कंडीशनड है। तो मुझे आप बताओ, वो मुझे गज़नफ़र के पास ले गया, तो गज़नफ़र ने समझा शायद मैं कोई नखरा कर रहा हूँ या लेग पुलिंग कर रहा हूँ या क्या, तो मैंने कहा वापस ले ले, मैं नहीं कर सकता, अशफाक साहब के प्ले को मैं इस तरह से नहीं कर सकता कि सिर्फ मैं अपने तौर पर सोच के कि मैं क्या करूं, मुझे जब तक सहारा नहीं दोगे मेरे साथ डिस्कस नहीं कर। नजम काफ़ी सीरियस हो गया, उसने फिर अशफाक साहब से मेरी बात करवाई, कोई 10-15 मिनट, अब फ़ोन पे इतनी बात हो सकती थी, उनसे कुछ थोड़ी सी ब्रीफिंग ली, फिर बड़ा तोहन करहन कहते हैं उस तरह से मैंने किया। तो मैं तो डायरेक्टर की एडवाइस ज़रूर मांगता हूँ, मैं खुद मांगता हूँ, कहता हूँ कि मुझे बताओ कि क्या, क्योंकि मैं अकेला उसको नहीं करना चाहता, उसमें मैं चाहता हूँ कि अगले का क्या ओपिनियन है, मेरे पास 2 ओपिनियन हो जाएंगे ना, तो एक से मैं क्यों काम करूँ, मैं 2 ओपिनियन से काम करूँ, या दोनों को मिला के मैं उनका इतना अच्छा एमलगम बनाऊँ कि उससे देखने वाले को वो लगे कि ये एक पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, ये मल्टी डायमेंशनल अगर बन जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। मैं तो पूछता हूँ सीन करने के बाद अपने दोस्तों से पूछता हूँ कैसा हुआ, ठीक हुआ या दोबारा करें, तो ये तो बहुत ज़रूरी है। नाम तो है, शोहरत भी है, पैसा नहीं है तुमने कहा और बहुत कुछ है, और जाहिर है ये सब इसी वजह से, सब बहुत कुछ है, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र खुदा का लाख शुक्र। अगर बैंक में रहते तो ये ना होता, वो बैंक डूब गया उसी ज़माने में क्या तुमने सहारा दिया हुआ था उसको? नहीं, वो मैं एक्चुअली उस वक्त निकला भी इसी वजह से था कि वो कोऑपरेटिव बैंक, आपको पता है ना कोऑपरेटिव बैंक्स के स्कैंडल चलते हैं और उसमें बड़ी धांधलियाँ होती हैं। मतलब ये है कि एक ज़िंदगी और भी थी, चाहे वो बैंक की होती कुछ होती, और फिर आपने इस तरफ रुख किया। कभी सोचा कि इसमें बहुत ऊंच नीच है, बहुत ऊंच नीच है, कभी है काम नहीं है? नहीं सोचा, कभी भी नहीं सोचा। मुझे इस फील्ड में आने के रिग्रेट्स नहीं है, बिल्कुल टोटली नहीं। मैं आई एम वेरी प्राउड कि मतलब मैंने ये सोचा और ये मैंने किया। मेरा एक दोस्त होता था इस्लामाबाद में, मैंने हॉस्टल में रहता था, तो मैं लाहौर से इस्लामाबाद जाया करता था इकबाल अंसारी या दूसरे प्रोड्यूसर्स के प्ले करने। तो एक दिन उसने मुझे कहा, वो मेरे गांव का ही था, पढ़ता था कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में, मुझे कहता था ये तुम कंडियारों के हो, तुम वहाँ से हैदराबाद गए, तुम तो कराची तुम्हारे करीब था, तुम यहाँ लाहौर में बैठे हुए हो, फिर इस्लामाबाद आ जाते हो, मेरे ऊपर आके मेरे कमरे में ठहरते हो, तुम करते क्या हो? उस ज़माने में अभी पहला मेरा ऐसा प्ले चला था, कवि खान और रूही बानू और मैं, ये ट्रायंगल था, अमजद इस्लाम अमजद ने लिखा था और कंबर अली शाह ने किया। इत्तफाक से वो प्ले चला, उसके बाद वहाँ पर टीवी पर भी और बाहर भी लोगों ने कहा कि ये लड़का ठीक है, काम कर सकता है। उसके बाद मुझे तीसरा किनारा मिला, इत्तफाक से वो रिपीट टेलीकास्ट था उस दिन। मैंने कहा तुम्हारे पास टीवी है नहीं, तुम कहीं टीवी अरेंज करो तो मैं तुम्हें बताऊं कि मैं क्या काम करता हूं, क्योंकि उसमें मेरा दिल बड़ा हो गया था कि नहीं, मतलब आई कैन। तो उसने किसी पड़ोस में अरेंज किया, हो गया, एंड ही वाज क्राइंग। तो प्ले भी कुछ इस तरह से था। तो उसने मुझे कहा कि शफी, मैं तुम्हें बहुत अंडर एस्टिमेट करता था, लेकिन आज के बाद मैं तुम्हारी इज्जत करूँगा। और हकीकतन उसके बाद वो जब भी मेरे साथ मिलता था तो ऐसे मिलता था कि ये बंदा कोई मोतबर आदमी है, इस तरह से। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि मुझे इज्जत भी बहुत मिली है, शोहरत भी बहुत मिली है,
पैसा ठीक है, हमारी इसमें कम है, वो नहीं होता, उसके लिए छोटा मोटा बिजनेस भी है, वो भी कर लेता हूँ, उसमें से भी कुछ आ जाता है। लेकिन वो जिसको पैसा कहते हैं ना, वो नहीं आ सका, लेकिन उस पर कोई रिग्रेट नहीं है। ज़िंदगी मैंने शादी के बाद मैं अपने अंदाजे से कहता हूँ बिल्कुल नीट क्लीन गुजारी है, इसलिए। और मुतमईन है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ हाँ, मुतमईन है। बच्चे भी मेरे कुछ ठीक पल गए, क्योंकि मेरे वालिद साहब, हमारी फैमिली बहुत गरीब थी, तो मेरे दादा ने मेरे अब्बा को अलीगढ़ भेजा था, वहाँ से पढ़वाया था, ग्रेजुएशन करवाया था। मेरे वालिद को पढ़ने का बहुत शौक़ था और पढ़ाने का भी, और मुझे उन्होंने मारा भी बहुत ज़्यादा है। डफर था, पढ़ के नहीं देता था, सो जाता था, अम्मी जागती रहती थी। वो जब रात को शाम को सैर पे से वापस आते थे 9-10 बजे, तो अम्मी एकदम से हिला के उठाती थी कि उठ के बैठो, बचाने के लिए। हाँ, किताब लेके बैठ गया। आते ही उन्होंने पूछना कि पढ़ रहा है ये, तो अम्मी ने कहना हाँ पढ़ रहा है। वो फिर इस तरह का मैं बच्चा था। तो अब मैं कई दफ़ा घर में बैठ के सोचता हूँ कि काश मेरे वालिद ज़िंदा होते, क्योंकि मेरे बच्चे माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ते हैं, मतलब ठीक है, वो लिटिल अबव एवरेज। तो ये अच्छी बात है। जो मैं अचीव नहीं कर सका एजुकेशन के हवाले से, अपने वालिद के ड्रीम्स वो करने के लिए, वो चलो ठीक है। तो बच्चे भी ठीक है, बीवी भी ठीक है, मैंने भी नीट क्लीन जिंदगी गुजार ली, और क्या चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आखिरी सवाल, तुम करते क्या हो? मैं क्या करता हूँ? मैं एक्टिंग करता हूँ, मैं बिजनेस करता हूँ, मैं बाप होता हूँ, मैं शौहर होता हूँ। बहुत। मेरा ख्याल है बेटा भी था, अच्छा भाई भी था, और दोस्त भी हूँगा ठीक, शायद ये तो दूसरे बताएंगे।